हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट से पहले हम लोग प्योर रेसिस्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था कि एक एसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर हो। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था कि एक एसी सर्किट जिसमें प्योर और प्योर इंडक्टर हो। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर हो। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि रेसिस्टिव सर्किट में हमने देखा था कि करंट और वोल्टेज एक ही फेज में था। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग कर रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था। तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा? ऐसे हम जनरली जानते हैं कि कैपेसिटर वोल्टेज के एकाएक फ्लो यानी कि इंस्टेंटेनियस फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। तो जब हम सर्किट में करंट फ्लो करवाएंगे तो ये क्या करेगा? कुछ क्षण के लिए वोल्टेज का अपोज करेगा और करंट क्या हो जाएगा? आगे चला जाएगा, जिसके कारण करंट लीडिंग कहलाएगा और वोल्टेज लैगिंग कहलाएगा। तो देखते हैं बाय डेफिनेशन द सर्किट containing only a pure capacitor of capacitance C farad is known as pure capacitive circuit। मतलब एक सर्किट जिसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो? C फराड हो, वो क्या कहलाएगा? प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। द कैपेसिटर कंसिस्ट टू कैपेसिटिव प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कैपेसिटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो प्लेट्स होते हैं, जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। दो प्लेट्स होते हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मतलब इसमें वह मटेरियल जिसका दो तरह का नेचर होता है वो ऐसा मटेरियल बड़ा होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बड़ा होता है। कैपेसिटर को हमको डिटेल में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में। इन प्योर एसी कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स। ऑब्वियसली अगर वोल्टेज को रोकता है तो करंट क्या कर जाएगा? लीड कर जाएगा द वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री, या इसको हम लिखते हैं पाई बाय 2 भी। लेट अस अब इसको देखते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम मैथमेटिकली, कैसे प्रूव करेंगे कि भाई करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। लेट एन एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। एक एसी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। आई करंट फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? VC, V फॉर वोल्टेज, C फॉर कैपेसिटर। और कैपेसिटर का नेचर होता है Q प्रोपोर्शनल टू V। Q होता है चार्ज, V होता है वोल्टेज। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं यहाँ से हम, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे आ जाता है C, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? C को कैपेसिटेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो करंट अक्रॉस कैपेसिटर I बराबर क्या होता है? dq अपॉन dt। तो भाई dq अपॉन dt करंट का डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। और q इक्वल टू कितना है? CV। तो हम क्या लिख सकते हैं? d अपॉन dt और CV। यहाँ C यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? कांस्टेंट है। C को क्या कर लेंगे? हम बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। I इक्वल टू C dv अपॉन dt। या फिर I इक्वल टू C d अपॉन डी टी, और v का वैल्यू कितना है? Vm साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे कितना? Vm साइन ओमेगा टी। अब ये डिफ्रेंशिएशन हमको करना है। यहाँ ध्यान देना है C हमारा क्या है? कांस्टेंट है। Vm भी क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज, वो भी कांस्टेंट है। चेंज कौन करेगा? साइन ओमेगा टी। तो देखते हैं कि कैसे चेंज करता है। तो I इक्वल टू C d अपॉन डी टी Vm साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू C और कांस्टेंट टर्म Vm को भी क्या कर लिया हमने? बाहर कर लिया। तो d अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, और साइन के साथ क्या है? ओमेगा लगा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ओमेगा, यानी कि ये क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो कभी भी अगर डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म हो, वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? वो मल्टीप्लाई होता है। अगर इंटीग्रेशन में हो तो डिवाइड होता है, और डिफ्रेंशिएशन में हो तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि प्रीवियस में हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा dt का, ओमेगा टी dt का हमने इंटीग्रेशन किया था। तो क्या हो गया था? 1 अपॉन ओमेगा माइनस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। यही अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यानी कि डिफ्रेंशिएशन में d साइन ओमेगा टी अगर हम करें तो अपॉन डी टी करें तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, जबकि इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है? डिवाइड। तो वही यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो गया? C ओमेगा VM कॉस ओमेगा टी। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं क्या? VM अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, क्योंकि फिर ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर अगर जाएगा तो ये यही चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओमेगा सी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख सकते हैं गुणे कॉस ओमेगा टी। या फिर 1 अपॉन ओमेगा C को हम क्या कहते हैं? XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC क्या है हमारा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद रखिएगा, रेसिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम।
रेसिस्टेंस एसी सर्किट में और डीसी सर्किट में दोनों में, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में काम करता है। तो आई इसका तुम क्या लिखेंगे, ओमेगा अपॉन एक्सी, और ये क्या है, कॉस ओमेगा टी आया है, जबकि हमारा वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, साइन में था, तो इसको भी हमको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसी मेथड में इसको हम लिख दिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और हमारा करंट का इक्वेशन निकला आई इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और इसी को फिर हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी एम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन एक्सी, एक्सी बराबर क्या, आर के, यानी कि रेसिस्टेंस है ये एसी सर्किट का रेसिस्टेंस। तो वी अपॉन आर क्या होता है, आई, क्या लिखेंगे हम, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। वोल्टेज का इक्वेशन हमारे पास पहले से अवेलेबल था, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वोल्टेज का इक्वेशन कह रहा है वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जबकि करंट का इक्वेशन क्या कर रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री से क्या कर रहा है, ये आगे हो रहा है। प्लस पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री से क्या कर रहा है, आगे हो रहा है। अगर यहाँ माइनस पाई बाय 2 रहता है, इसका मतलब क्या होता है, पीछे हो रहा है। फ्रॉम द इक्वेशन ए एंड बी इट इज क्लियर दैट आई इज लीडिंग विथ 90 डिग्री और पाई बाय 2। अब इसका हम वेव डायग्राम हमको अगर ड्रॉ करना होगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, करंट को लेंगे 0 से 2 पाई तक ले गए, पाई से 2 पाई, वोल्टेज क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है, तो कुछ दूरी के बाद, कितना दूरी, पाई बाय 2 एंगल के बाद हम वोल्टेज का वेव प्लॉट करेंगे। ये हमारा हो गया वेव डायग्राम। सेम एज इट इज, अगर इसका हम फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, करंट क्या करेगा, लीड करेगा, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। तो जैसे कि इंडक्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था कि भाई पावर का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, वैसे ही कैपेसिटिव सर्किट में भी टोटल पावर का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट में आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों होता है। P इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट, और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा था तो करंट पीछे हो रहा था, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज पीछे हो रहा है, साथ में तो है नहीं, इसलिए पावर का वैल्यू कितना होगा, 0। तो नोट, पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0। एक सिंपल क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, अ 5 माइक्रोफैराड, माइक्रो माने 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज एसी सोर्स, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कितना होगा, यानी कि एक्सी का वैल्यू आपको कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, एक्सी का वैल्यू कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। होप आप कैलकुलेट कर लोगे, आंसर है 318 ओम। तो अभी तक हमने डिस्कस किया RLC को, यानी कि हमारा प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब हमको इस पर आगे चलना है और देखना है RL सर्किट क्या होता है, RC सर्किट क्या होता है, तब जाके हम पहुंचेंगे रेजोनेंस कंडीशन पे RLC। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं RL सर्किट के साथ। थैंक यू।